गुड इवनिंग सभी को हमारी तरफ से। वेलकम है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म डॉक्टर संजय अत्री चैनल पर। आइए चलिए शुरू करते हैं। कल की जर्नी को हम लोगों ने जहां भी विराम दिया था उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वहीं से हम लोग अपनी प्रैक्टिस को फिर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए चैनल को, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन चैनल का मिलता रहे। ठीक है, और जैसा कि मैंने कल बताया था कि अभी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास को मैनेज कर रहा हूँ। हालांकि आज कल अपने गंतव्य स्थल से आपकी क्लासेज होंगी। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जहाँ पर प्रैक्टिस को एंड किया था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है आज का, यहाँ पे हम लोगों ने शायद यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करना है। पहला देखिए, कह रहा है कि सम्राट अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनके 99 भाइयों की हत्या किया, एकदम सही है। अभिलेखों में उनका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक के अभिलेख केवल शिलाओं पर उत्कीर्ण मिलते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि क्या राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्परर अशोका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट रेडिएशन ही किल्ड 99 ब्रदर्स। इन द रिकॉर्ड हिज नेम इज फाउंड। ठीक है, देवानम प्रिया प्रियदर्शी। अशोकाज रिकॉर्ड आर फाउंड इनग्रेव्ड ओनली ऑन द रॉक्स। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है कि कैसे जो है आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका जो ये है ये एकदम सही है, और इसी वजह से अशोक को हम चंडाशोक कहते हैं। अशोक को चंडाशोक कहा गया है। इसी कारण अशोक को क्या कहा गया है, चंडाशोक, क्योंकि माना जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों की क्या की, हत्या की, जिसकी वजह से हम उसे चंडाशोक कहते हैं। अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है, अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी मिलता है, जी हाँ एकदम सही है। और मेरठ स्तंभ लेख में, मेरठ स्तंभ लेख जब पढ़ा गया किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। जेम्स प्रिंसेस ने जब उसे पढ़ा तो जेम्स प्रिंसेस ने इस नाम का जो संबंध है वो किससे जोड़ा, श्रीलंका के राजा तिश से। किससे जोड़ा, श्रीलंका के राजा तिश से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये श्रीलंका के राजा क्या हैं, तिश्य हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के राजा तिश्य हैं ये। ठीक, और बाद में जो है टर्नर महोदय, बाद में टर्नर महोदय ने, बाद में टर्नर महोदय ने इस नाम का संबंध किससे जोड़ा, अशोक से। ठीक, तो ये भी आपका सही है। अशोक के अभिलेख केवल शिलाओं पे हैं, ये गलत है। ठीक है, केवल शिलाओं पे हैं, ये गलत है। तो सत्य है आपका 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 आपका यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यानी सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, मैच कराना है। प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। और नौवां शिलालेख जो है वो आपके शिष्टाचार का उल्लेख है। तो आपको यहाँ बताना है कि क्या इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, मैच कराइएगा। ठीक, इसमें क्या आपका राइट आंसर होगा उसको मैच कराइएगा। मैच कराएं बच्चों, क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैच करिए फटाफट जल्दी से, इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें आपका जो गलत है वो गलत बच्चों क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। इसमें वो कहता है ना कि आज के बाद जो है हमारे पाकशाला में केवल जो है 2 मोर और 1 हिरन की ही क्या होगी, बलि दी जाएगी, जो बाद में भी क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो ये आपका एकदम सही है। ठीक है, चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात की गई है, ये भी एकदम सही है कि अब जो है
हम भेरी घोष यानी युद्ध का क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन ध्यान रखिएगा 13वें शिलालेख में आठविक जातियों को क्या करता है, धमकी देता है आठविक जातियों को, और कहता है कि सुधर जाओ, सनी देओल की तरह कि तलवार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि सेना का विघटन उसने नहीं किया था, युद्ध छोड़ा था, सेना का विघटन नहीं किया हुआ है। सेना तो अभी भी बनी हुई है, सेना का विघटन नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं नहीं, सेना का विघटन जो है वो नहीं हुआ है। ठीक, तो ये हाँ, ये भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया, ये चौथा है। छठा जो है ये तीर्थ यात्रा से नहीं है, गलत है, 8वां या 12वां है। ठीक है, शिष्टाचार का उल्लेख 9वें में है, ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पे शी आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो शिलालेख है उसमें आपका जो प्रथम शिलालेख है वो है द्वितीय शिलालेख है, जिसमें द्वितीय में वो क्या कहता है, द्वितीय में कहता है कि भाई हमने जो है न केवल मानव के लिए बल्कि पशुओं की भी चिकित्सा की बात करता है वो। और वो कहता है कि न केवल हमारे राज्य के लोग बल्कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी उसकी सेवा ले सकते हैं। पड़ोसी में कौन था, चेर चोल पांड्य। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई राजा जो है न केवल अपने लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी अपने, अब देखिए वैदेशिक संबंध स्थापित करने के कई तरीके होते हैं। भाई अशोक चाहता तो चेर चोल पांड्य जैसे राज्यों को आसानी से जीत सकता था, लेकिन उसने एक नया तरीका अपनाया, और उसने नया तरीका वो मित्रवत वाला अपनाया। मित्रवत वाला नया तरीका ये था कि भाई अपने साथ साथ हम पड़ोसी राज्यों के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था की क्या कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, उससे हमारे और उनके बीच जो है एक मित्रवत संबंध क्या होगा, स्थापित होगा। ठीक है, तो ये बात उसने इसमें कहा है। ठीक, इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका आठवां, आठवां के बाद आपका जो है 12वां, जहां पर धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, धार्मिक सहिष्णुता। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, तीसरे में जो है वो रज्जुकों की नियुक्ति की बात करता है। थर्ड जो है तीसरा वो भी जरूरी है, उसमें रज्जुक की नियुक्ति की बात करता है। पांचवें में आपके महामात्र की नियुक्ति की चर्चा भी है, जो पांचवा है। ठीक है, उसमें आपके महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है। अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति किया था, उसकी चर्चा यहाँ पे है। ठीक है, उनके 3 वर्ष पर गमन की बात करता है, 3 वर्ष पर दौरे की बात करता है, वो भी इसी में है। और इसके बाद 13वां और 14वां इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका 13वां है। धौली और जौगढ़ में जो दीर्घ शिलालेख हैं, उन धौली और जौगढ़ के दीर्घ शिलालेखों में, धौली और जौगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में, तो वहां पे जो दीर्घ शिलालेख हैं धौली और जौगढ़ के, तो धौली और जौगढ़ के जो दीर्घ शिलालेख है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों कहाँ हैं, आपके उड़ीसा में है। इन दोनों में खास बात यह है कि 11वां, 12वां और 13वां ये तीनों हटाकर यहाँ पे प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख, प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख और द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख, इस तरह से बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख ये क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसी प्रथम कलिंग शिलालेख में आपके कलिंग विजय की चर्चा की गई है, जिसकी विजय वो 261 बीसी में करता है अशोक ने। अशोक 261 बीसी में कलिंग विजय करता है, और उसकी चर्चा जो है आपको इसी अभिलेख में क्या होती है, दिखती है इसमें, जिसमें वो कहता है कि समस्त जनता मेरे पुत्र के क्या है, समान है। ठीक, मलहम लगाने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। उसने प्रजा को संबोधित करने के लिए अभिलेख का क्या किया, सहारा लिया। अशोक के अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख अभी तक 45 स्थानों में कुल 189 स्थानों से क्या किए गए हैं, पाए गए हैं। कह रहा है इसमें राइट स्टेटमेंट का क्या करिए, चुनाव करिए। ठीक है, राइट स्टेटमेंट का क्या करिए, चुनाव करिए। बोलिए इसमें क्या आपका राइट स्टेटमेंट होगा, उसका चुनाव करिएगा। राइट स्टेटमेंट का चुनाव करिएगा। क्या राइट स्टेटमेंट होगा, बोलिए बच्चों। देखो इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। अशोक के अभिलेख से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए पहले में कह रहा है कि उसने प्रजा को संबोधित करने के लिए अभिलेखों को सहारा लिया। एकदम सही है कि हिंदुस्तान का पहला शासक है जिसने अभिलेखों को एक प्रिंट मीडिया के तौर पर क्या किया, उपयोग किया।
प्रिंट मीडिया के रूप में इसने अभिलेखों का क्या किया, उपयोग किया। अच्छा, एक चीज अगर मैं कहूं कि जो सुमेरियन सभ्यता के अभिलेख हैं, जो आपके सुमेरियन सभ्यता के अभिलेख हैं, तो सुमेरियन सभ्यता के अभिलेख में और इसमें क्या अंतर है? तो सुमेरियन सभ्यता के अभिलेख जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को आदेशित हैं। यहाँ पर जनता को आदेश दिया गया है और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हैं। किसके लिए हैं? प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। यहाँ पर जो है ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर ये किसके लिए है? प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, ठीक ना। यहाँ पर ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है। अब दूसरी चीज ये कि भाई अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपका शिलालेख, शिलालेख, दूसरा आपका स्तंभ लेख और तीसरा आपका गुहा लेख। ये 3 भाग में आप क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक है। तो शिलालेख को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, और स्तंभ लेख को भी 2 भाग बांटते हैं, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, ठीक है। तो दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में इसका भी डिवीजन होता है और दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख में इसका भी डिवीजन होता है। तो जो दीर्घ शिलालेख हैं वो 8 स्थानों से क्या किए गए हैं, पाए गए हैं। लेकिन ये तो चलो सही है, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि अशोक के अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में है, गलत हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि के साथ साथ जो है आप देखिएगा ब्राह्मी लिपि भी है, अरमेइक है, अरमेइक लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमेइक, खरोष्टी और यूनानी, ठीक। तो ये 4 लिपियों का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है अशोक के अभिलेखों में। तो ये 2 आपका गलत हो जाएगा, और अगर 2 गलत है तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप देखिए निगेटिव मेथड से भी आप इसका आंसर बच्चों क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निगेटिव मेथड से भी हमने इनके आंसर को क्या किया, निकाल दिया, ठीक। ये भी एक तरीका आपका हो सकता है इनके आंसर को क्या करने का, निकालने का। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिएगा। कौन सा इसमें सही नहीं है, पूछ रहा है। इसमें एक जो है वो राइट नहीं है, तो कौन सा है जो राइट नहीं है? अशोक ने अपने जीवन में केवल कलिंग युद्ध में भाग लिया। कलिंग युद्ध के संबंध में अशोक के अभिलेख में सहस्त्रस्त शब्द का प्रयोग किया गया है। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ और इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में मिलता है। अब इसमें पूछ रहा है कि राइट स्टेटमेंट इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट नहीं है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट नहीं है। देखिए इसमें सबसे जो आसान है आप समझ भी लिए होंगे और पकड़ भी लिए होंगे, सभी लोग पकड़ लिए होंगे इसमें, ठीक है। सबने आंसर कर लिया होगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पे अगर आप देखो जो आपका ये है, करें इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में मिलता है, तो इस युद्ध का वर्णन जो है 11वें शिलालेख में नहीं बल्कि हमें कहाँ मिलता है, 13वें दीर्घ शिलालेख, 13वें दीर्घ शिलालेख में। और आप इसे क्या कहते हैं, इसे आप कलिंग प्रथम पृथक शिलालेख कहते हैं। कलिंग प्रथम पृथक शिलालेख, प्रथम पृथक शिलालेख, ठीक है। कलिंग प्रथम पृथक शिलालेख इसे कहते हैं। तो अशोक ने अपने जीवन में केवल कलिंग युद्ध में भाग लिया था। कलिंग युद्ध के संबंध में अशोक के अभिलेख में सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है, एकदम सही है, ठीक है। कलिंग युद्ध भाई उन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही युद्ध तो लड़ा, कब लड़ा, 261, ठीक है, 261 बीसी में लड़ा। और इनका जो राज्याभिषेक है, इनका जो राज्याभिषेक है, तो राज्याभिषेक जो है ये इनका कब का है, तो 269 यानी 269 बीसी। तो 269 बीसी के अगर हम इसमें कितना माइनस करें, 8,
तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। 8 वर्ष बाद ही तो आपका 261 होगा। 8 ईयर आफ्टर ही 261 आएगा। तो 8 ईयर आफ्टर 261 है, तो इसका मतलब आपका ये स्टेटमेंट भी सही है। गलत क्या है आपका? ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कलिंग युद्ध भी अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। हालांकि जब ये युवराज था, ठीक है, जब अशोक युवराज थे, तो युवराज के समय जो इनके पिता बिंदुसार थे, तो बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह। उस विद्रोह को दबाने के लिए भी इनको क्या किया गया था? भेजा गया था। किसको? अशोक को। ठीक है, तो ऐसा नहीं, हाँ मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट चूंकि अशोक के राजकीय जीवन की बात कर रहा है, जब वो राजा रहे, ठीक है, तो राजा रहते समय जो है उन्होंने केवल एक ही इतना बढ़िया परदादा किसी और को मिले, ये बड़ी अच्छी बात होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पूरा साम्राज्य निर्मित करके गए। ठीक, उसमें अशोक का सिर्फ इतना योगदान रहा कि उन्होंने कलिंग को क्या किया? उसमें जोड़ा, और कलिंग को जोड़कर भी ये महान कहलाए। तो महान कहलाने का जो संदर्भ है यहाँ पे, वो सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि इन्होंने कलिंग को जीता। अशोक महान इसलिए है क्योंकि उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियों की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, उसका सबसे बेहतर उपाय या सबसे बेहतर सलूशन जो है अशोक ने क्या किया? खोजा। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं? महान कहते हैं, या महान शासक की श्रेणी में उसे हम रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए? कंधार, दरभंगा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ, वाराणसी। कहां कहां पर अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन से वो प्लेसेस हैं जहां पर अशोक के शिलालेख बच्चों नहीं मिले हैं। थोड़ा सा सेशन को शेयर करते रहिए आप लोग, जो है थोड़ा सा बच्चों सेशन को शेयर करते रहिए। ठीक है, थोड़ा सा सेशन को शेयर करते रहिए। बोलिए इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 15। आसान सा प्रश्न है, इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आसान प्रश्न है। देखो, एक चीज आपको बता दें बच्चों कि पहली बात बच्चों, एक चीज आपको ध्यान होगा, दरभंगा कहाँ है? दरभंगा आपके बिहार में है। दरभंगा आपके कहाँ है? बिहार में। ठीक है, तो यहां से कोई अभिलेख अशोक का नहीं मिला है। ठीक, यहां से कोई अभिलेख अशोक का नहीं मिला है। कंधार से जो है, यहां से तो द्विभाषी अभिलेख मिलता है, द्विभाषी अभिलेख, और कंधार से अशोक का अभिलेख में दीर्घ शिलालेख यहां से ढूंढा गया है, यहां से दीर्घ शिलालेख मिला है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं केवल 8 जगह है, कुछ कुछ कहते हैं कि नहीं 11 जगह आप दीर्घ शिलालेख हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें कंधार को भी कंसीडर किया जाता है। ब्रह्मगिरी, ये लघु शिलालेख है आपका, यहां से लघु शिलालेख ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। ठीक है, ये कहां पे है? कर्नाटक से। और सारनाथ से जो है लघु स्तंभ लेख है, सारनाथ लघु स्तंभ लेख है। ठीक है, तो लघु स्तंभ लेखों में सारनाथ से भी मिला है। सारनाथ के अतिरिक्त रुम्नदेई, रुम्नदेई बच्चों, जिसमें अशोक ने कर की दर बढ़ा घटाकर कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया, बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण। इसके बाद निगाली सागर, निगाली सागर, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख। कनक मुनि स्तूप की चर्चा है इसमें, कनक मुनि स्तूप, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दीर्घ शिलालेख जो हैं अगर आप देखेंगे तो दीर्घ शिलालेख कहाँ कहाँ है? उसमें आपका है शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा। ठीक है, मनसेहरा हो गया, सोपारा महाराष्ट्र। ठीक है, गिरनार आपका गुजरात यहाँ पे है, गिरनार गुजरात में है, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में है दीर्घ शिलालेख। धौली और जौगढ़ ये दोनों उड़ीसा में है, यहाँ से पाया गया दीर्घ शिलालेख। और आपका देहरादून में जो है, देहरादून में कालशी, कालशी दीर्घ शिलालेख। तो ये जो है ये क्या है? दीर्घ शिलालेख। और लघु शिलालेखों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है भाबरू बैराट।
भाब्रू बैराट कहाँ है? जयपुर, वर्तमान राजस्थान की जयपुर जो कैपिटल है वहां पे आपका भाब्रू बैराट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वहां पे आपको भाब्रू बैराट मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है आपका एक तो वाराणसी नहीं है और दरभंगा नहीं है, यानी 2 और 5 यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर होंगे, 2 और 5। अगला है, मैच कराना है बहापुर उड़ीसा, जगड़ दिल्ली, रामपुर का महाराष्ट्र, सोरा बिहार। ठीक है, ये अभिलेख ही हैं, अशोक के अभिलेखों के स्थान हैं। आपको ये बताना है कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन कहाँ पर है। ठीक है, बोलिए बच्चों, क्या इसका राइट आंसर होगा? मैच कराइए इसको, जल्दी से फटाफट मैच कराइए इसको। देखिए, बहापुर जो है ये कहाँ पे है? आपके दिल्ली में है। ठीक है, जगड़ कहाँ पे है? उड़ीसा में है। रामपुर का कहाँ है? बिहार में है। सोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसके अनुसार आप मैच कर सकते हैं। आपका बी आंसर यहाँ पे राइट होगा। बी आपका जो है ये राइट आंसर होगा। अशोक ने लोगों को शिक्षा देने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी जो जगह जगह घूमकर शिक्षा देते थे? धम्माधिकारी, धम्म सेवक, धम्म महामात और धम्म अमात। देखिए, केवल मैचिंग करके इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से आंसर करिएगा। अशोक हैज had appointed with the officer of the teach people who use the educate and educate them। ठीक है, यानी जो जगह जगह घूमकर शिक्षा देते थे उनको हम क्या कहते थे? क्या उनका नाम था? ये आपको बताना है, उनका नाम क्या था। ठीक है, क्या नाम था बच्चों उनका? बोलिए, जल्दी करिए। सॉरी। देखो, अशोक अपने अशोक अपने 5वें दीर्घ शिलालेख में, 5वें दीर्घ शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात करता है। धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात करता है और प्रत्येक 3 वर्ष पर जो है ये क्या करते थे? दौरा करते थे और जनता के बीच जाकर जो है लोगों को अपव्यय का ज्ञान देना, ठीक है, लोगों को धम्म की शिक्षा देना, ये इनका क्या होता था? काम होता था। ठीक है, यानी समाज में धम्म के विचारों का प्रसार करना, लोगों को अपव्यय के प्रति, ठीक है, और नैतिकता, इन सारी चीजों को सिखाना इनका काम होता था। इसे अनुशासन पर्व भी कहते हैं, इसे अनुशासन पर्व भी कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां पे धम्म महामात्र जो है ये राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? धम्म महामात्र, शी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिएगा, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक द्वारा अपनाए गए धम्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिएगा। धम्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीता जा सकता है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारी भी युद्ध के स्थान पर धम्म का पालन करें। ठीक, अब यहां पे आप बताइए कि इसमें क्या राइट आंसर होगा? यहां पे क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा यहां पर? देखिए, अशोक का धम्म क्या था?
अशोक स्वयं दूसरे दीर्घ स्तंभ लेख में अशोक क्या करता है, धम्म की व्याख्या करता है। यानी जो सेकंड दीर्घ स्तंभ लेख है, ठीक है, जो सेकंड दीर्घ स्तंभ लेख है, ठीक, इस दीर्घ स्तंभ लेख में, इस दीर्घ स्तंभ लेख में जो है वो स्वयं प्रश्न करता है कियम चूधम में, कियम चूधम में, ठीक है, और उसका उत्तर भी देता है। अपासीन में बहुकथाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चा, ठीक है। धम्म जो है वो अशोक के दिमाग की एक उपज थी, क्योंकि उस समय भी जो तत्कालीन मौर्य समाज था कई संप्रदायों धर्मों में क्या था, विभाजित था। तो अशोक जो है अगर ये चाहे कि नहीं हम तलवार के बल पर इतने बड़े साम्राज्य को हम कंट्रोल कर लें, तो इम्पॉसिबल था। एक बृहद साम्राज्य को नियंत्रित करने या कंट्रोल करने के लिए उसे एक हथियार या विपंस की तलाश थी, और उस विपंस के तौर पर उसने धम्म को क्या किया, निर्मित किया। धम्म था क्या, धम्म सभी धर्मों का मूल सार तत्व है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप जो है हिंसा करो या अराजकता फैलाओ या बुरी हरकतें करो। हर धर्म आपको मानवता और नैतिकता सिखाता है। तो अशोक ने उन्हीं बातों को मिलाकर धम्म की क्या की, धर्म का निर्माण किया। अब कोई भी धार्मिक संप्रदाय इस बात से इनकार नहीं कर सका कि मेरा संबंध इस व्यवस्था या धर्म से नहीं है। तो धम्म के माध्यम से अशोक ने सभी धर्मों को आपस में क्या किया, जोड़ा। भाई अपाशीन में बहुकथाने, यानी कम से कम पाप करिए, बहुकथाने अत्यधिक कल्याण करिए। अपाशीन में बहुकथाने यानी साधुता, मधुरता, ये जो चीजें हैं ये हर धर्म सिखाता है। तो धम्म के माध्यम से अशोक ने क्या किया, सभी धर्मों को एक दूसरे उसमें लाके जोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बौद्ध धर्म के राहुलोवाद सूक्त से जो है अशोक ने धम्म को चुराया है, ऐसा नहीं है। अशोक का जो धम्म है वो बौद्ध धर्म नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसका मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीता जा सकता है, समाज को नैतिक बनाया जा सकता है, मोरल बनाया जा सकता है, हर नागरिक को अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है, उनके अंदर मानवता का पाठ पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और जब व्यक्ति नैतिक और मोरल होगा तो हिंसा नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, अराजकता नहीं फैलाएगा, एक बेहतर समाज निर्मित होगा। वह चाहता था कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारी भी युद्ध के स्थान पर धम्म का पालन करे, एकदम, ठीक है। ये दोनों सही हैं। जैसे बुद्ध ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे वचन, मेरे उपदेश ही मेरे शास्ता होंगे, तो वो बात अशोक ने भी कही थी, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट आपके राइट होंगे। अगला कह रहा है कि, हाँ इंग्लिश वर्जन है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए, और अशोक के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राजा के संदेशों को लोगों को पढ़कर सुनाएं जो स्वयं पढ़ नहीं सकते। अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। अब इसमें पूछ रहा है कि राइट स्टेटमेंट आपका कौन सा है, ये बताइए। इसमें राइट स्टेटमेंट कौन सा है, कौन सा बच्चों इसमें राइट स्टेटमेंट है? अब आपको ये पता है कि अशोक ने धम्म का निर्माण ही नहीं किया, धम्म का प्रचार भी किया। आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो भारत में जो है सांस्कृतिक उपनिवेश को किसने जन्म दिया? अशोक ने। भारत में सांस्कृतिक उपनिवेश को किसने पैदा किया? अशोक ने। भारत में सांस्कृतिक उपनिवेश को जन्म देने वाला कौन है? अशोक। आज अगर हम सार्क देश या माने आपके दक्षिण एशियाई देशों की जो संबंध हमारे आसियान से या सार्क देशों से, तो सार्क और आसियान देशों से संबंध बनाने में सबसे पहला योगदान किसका रहा? अशोक का रहा, ठीक है। अशोक ने सबसे पहले ये योगदान दिया था बच्चों, ठीक। दूसरी चीज ये कि यदि मैं कहूं यहां पर जो है कि अशोक के जो अधिकारी थे, हाँ एक चीज कह रहा, अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए, एकदम सही। इसको चर्चा मैंने पहले भी कर दिया है कि भाई स्तंभ लेख भी उसके हैं, गुहा लेख भी उसके हैं और शिला लेख भी उसके हैं। तो तीनों, ये पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। दूसरे में कह रहा है कि अशोक ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो स्वयं पढ़ नहीं सकते थे, ये भी सही है। जो महामात्र थे उनका काम क्या था? एकदम यही था भाई, आम जनता जो है उन चीजों को नहीं समझ रही थी। भाई संस्कृत भाषा आम जनता की भाषा तो है नहीं, कालिदास भी कहता है कि संस्कृत कुलीनों की भाषा है।
कालिदास भी कहता है कि संस्कृत क्या है, कुलीनों की भाषा है। ठीक है, तो ये बात तो एकदम सही है कि जो है आम आदमी जो है इस भाषा या लैंग्वेज को क्या है समझ नहीं सकता बच्चों। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अशोक सीरिया, मिस्र, ग्रीस और यहाँ दूत भी उसने भेजा था। श्रीलंका तो स्वयं जो है संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। ठीक है, संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था बच्चों। इसके अतिरिक्त जो है भारत के अंदर भी उसने कई क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है उसने कई जो है दल जो है प्रचार के लिए क्या किया, भेजा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, सही होंगे, तीनों स्टेटमेंट आपके राइट होंगे। ठीक, अगला देखिएगा, अशोक द्वारा प्रयोग की गई कौन सी लिपि से भारत में अनेक लिपियों का विकास होता, खरोष्टी, अरमैक, ब्राह्मी और रोमन। ठीक है, अशोक द्वारा उपयोग की गई कई लिपियों, कौन सी ऐसी लिपि है जिससे आने वाले समय में कई लिपियों का क्या हुआ, विकास हुआ, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 आपका है। बोलिएगा और कमेंट करके बताइए। और आसान प्रश्न है, आप इसका आंसर कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है। ठीक है बच्चों, एक लोग को पैसा भेजना था, उनको भेज दिया, भूल गया था मैं। हाँ देखिए, तो अशोक द्वारा, अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं बच्चों, उन अभिलेखों में 4 लिपियों का उपयोग किया गया है। जो अभिलेख हैं अशोक के, उसमें आपकी खरोष्टी है, खरोष्टी है, यूनानी है, ठीक है, आपकी अरमेइक है, अरमेइक है, ठीक है, फिर आपकी जो है ब्राह्मी है। और आप जानते हैं इसी ब्राह्मी से आगे चलकर अपभ्रंश का विकास होता है, और अपभ्रंश से जो है आपकी कई भाषाओं का क्या होगा, विकास होगा। अवधी है, ठीक है, आपकी अवधी हो गई, आपकी मराठी हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई, ठीक, खड़ी बोली जिसको कहते हो, कई भाषाओं का क्या होता है, डेवलप होता है। जैसे आप द्रविड़ में जाइएगा तो द्रविड़ में आप देखेंगे तो द्रविड़ में आपकी सबसे पुरानी कौन है, तमिल है, ठीक है, सबसे पुरानी तमिल है, फिर आपकी तेलुगु है, ठीक है, फिर आपकी कन्नड़ है, कन्नड़ के बाद आपकी फिर मलयालम है। तो ये आपकी आ जाती है किसमें, द्रविड़ भाषा में, ठीक, और ये आपकी आ गई इसमें। तो ब्राह्मी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ब्राह्मी बच्चों इसमें क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ब्राह्मी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है कि इसमें एक स्टेटमेंट ऐसा है जो राइट स्टेटमेंट आपका नहीं है। वह पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि वह मनुष्यों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था, ये गलत हो जाएगा। भाई वो तो स्वयं कहता है ना, पहले दीर्घ शिलालेख में ही कहता है कि मेरी पाकशाला में, मेरे राज्य में आज के बाद जो है क्या होगा, बस पशुओं का वध नहीं होगा, अब केवल जो है 2 मोर 1 हिरन ही क्या होंगे, मारे जाएंगे, ठीक है। वह धार्मिक सौहार्द का क्या है, पक्षधर है, एकदम सही है, ठीक है, ये राइट है आपका। उसने युद्ध न करने का वचन दिया था, ठीक, उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगाया, ये भी सही है, ये भी सही है। केवल एक आपका यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे जिसके कारण साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अति केंद्रीयकृत प्रशासन के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। भाई सारी शक्तियां अगर कोई एक व्यक्ति अपने हाथों में ले ले तो सीधी सी बात है, जब तक वो व्यक्ति पावरफुल रहेगा तब तक वो राज्य मजबूत रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी की तरह, अशोक की तरह, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह। लेकिन जैसे ही उसकी जगह पे कोई अयोग्य व्यक्ति आएगा, राज्य क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। मोदी जी जैसे जाएंगे तो आप देखना समस्या माने उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे, ए और सी आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट स्टेटमेंट होंगे। किस स्थान से प्राप्त अशोक के अरमाइक और यूनानी दोनों लिपियां हैं।
अब ये बताना, ईरान, अफगानिस्तान, जेड्रोसिया, इराक, कहां से पाए गए जो है अभिलेख में जो है दोनों लिपियां हैं, ठीक है, अशोक का अरमेइक और यूनानी। अभी मैंने द्विलिपिक की बात किया ना, तो वो कंधार अभिलेख है, तो कंधार कहां होगा? अफगानिस्तान होगा। कंधार कहां होगा? अफगानिस्तान, ठीक है। मौर्यकालीन अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो धम्म महामात्र को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार था। समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। अब इसमें राइट स्टेटमेंट का आपको चुनाव करना है कि इसका क्या स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए, उम्मीद है कि आप लोग सही इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कर लेंगे कि क्या आंसर होगा इसका। बोलिए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताएं। देखो, प्रश्न आसान है, टफ नहीं है, ठीक है। प्रश्न आसान है, टफ नहीं है, ठीक, तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है आपसे? राइट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक। तो राइट स्टेटमेंट इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट करा कि धम्म महामात्र को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार था, एकदम सही है, ठीक है। भाई शिक्षा देने का काम कर रहा है, दोनों अधिकार थे इसके पास, धर्म महामात्र को दोनों अधिकार दिए गए थे। समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, ये गलत है, नहीं। रज्जुक प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, ठीक है, धर्म प्रचार के लिए नहीं, वो काम महामात्र का था। शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, गलत है, अध्यक्ष, ठीक है। तो आपका केवल 3 सही होगा इसमें, पहला ए इज द राइट आंसर। बच्चों माफ करिएगा, आज सेशन को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे, आपके सेशन को यहीं पर हम विराम देंगे, ठीक। और कल जो है आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।